हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से। आप चाहे लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेकंड ग्रेड साइंस में हैं तो आपके लिए टॉपिक होने वाला है ये। इसमें हम स्टडी करेंगे डॉपलर इफेक्ट की बेसिक जो स्थितियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट है क्या? देखिए, जब ध्वनि स्रोत जो सुनता है ध्वनि को, जिससे उत्पन्न होती है स्रोत, यानी कि जैसे मान लीजिए स्रोत है और ये श्रोता है। ठीक है? स्रोत यानी कि जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है, निकल रही है। ओके। और श्रोता जो ध्वनि को सुन रहा है। ठीक है? जैसे मान लीजिए माइक है और यहाँ से आपकी ध्वनि निकल रही है और श्रोता ऐसे सुन रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए इसके इससे वास्तविक आवृत्ति निकल रही है एन, लेकिन इसे ये सुन रहा है, ये एन नहीं सुन पाएगा क्योंकि ये स्रोत है, इससे पास में भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। ठीक है। स्रोत को हम सोर्स बोल लेते हैं इससे, और श्रोता को बोल लेते हैं हम ऑब्जर्वर। जैसे स्रोत श्रोता गाली सी लगती है यार। ठीक है। तो थोड़ा सा सोर्स और ऑब्जर्वर ध्यान रखें। ठीक है। ओके। अब जरूरी नहीं है ये इसे एन ही सुने, ये एन से ज्यादा भी सुन सकता है और इसे कम भी सुन सकता है। तो हम इसे एन डैश बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं आभासी आवृत्ति। और एन क्या है यहाँ पे? वास्तविक आवृत्ति। इतना आपको पता होगा, चल जाना चाहिए। वास्तविक आवृत्ति जो सोर्स से उत्पन्न होती है और आभासी आवृत्ति जो श्रोता या फिर ऑब्जर्वर उसे सुनता है। कम सुने या ज्यादा सुने। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार ये अंतर होता है। इससे ये आप जो आपेक्षिक गति होती है दोनों के बीच में, स्रोत और श्रोता के बीच में जो आपेक्षिक गति हो रही है, तो श्रोता द्वारा सुनी हुई आवृत्ति है वो वास्तविक आवृत्ति से अलग होती है। इसे आप बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है। अब इसका कैसे फॉर्मूला आपको डेराइव करना है, किस टाइप की कंडीशंस जनरेट होंगी वहां पे, किस तरह से, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप एक फॉर्मूला है बेसिक यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये आप याद रख लेना। ये आपको इस तरह से याद रखना है। ऊपर लेना है ऑब्जर्वर की वी यानी कि वेलोसिटी, और यहाँ पे ये वाली वी है, ये बता रही है ध्वनि की चाल। ठीक है। और वी ओ यानी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, और एस यानी कि सोर्स की वेलोसिटी। ठीक है। तो एक ये वाला फॉर्मूला है, इसे माइनस प्लस लिख लेना। ये आपका सार्वत्रिक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यहाँ पे माइंड के साथ में लगाना है, जिससे आप किसी भी कंडीशन में डॉपलर इफेक्ट इजी से क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाए। अब देखिए, अगर एक और चीज ध्यान रख लेना, अगर आपका सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास में जा रहा है तो एन डैश का मान ज्यादा होगा एन से। ठीक है। उसे, सॉरी ज्यादा नहीं, मतलब उसे हमेशा ज्यादा ही आवृत्ति सुनाई दी। ठीक है। अगर ये दूर जा रहा है, ये आपका सोर्स है, अगर इधर जाएगा तो इसे आभासी आवृत्ति कम सुनाई दी, यानी कि एन डैश का मान एन से कम हो जाएगा। तो एक ही बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है, और आप इजीली इसकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल कर पाए। हम पहली स्थिति देख लेते हैं कि पहली स्थिति क्या है। पहली स्थिति में फॉर्मूला ही पता चल जाएगा। मान लीजिए पहली सामान्य स्थिति है कि स्रोत तो गतिमान है और यहाँ पे क्या चल रहा है, श्रोता है वो स्थिर है, चल नहीं रहा है, यानी कि श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है। ओके। और ये मान लीजिए आपकी ट्रेन है और इसका यहाँ से इसके हॉर्न की साउंड आ रही है और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है जो एक ही जगह खड़ा हुआ है। ठीक है। और इसकी तरफ ऐसे आ रही, तो उस केस में इसे आभासी आवृत्ति कैसे सुनाई देगी, तो आपको ये रखना है। तो सेम मेरा पैटर्न फॉलो करना है आपको। अब मैंने क्या बताया था, जैसे ही स्रोत है बंदे के पास में आएगा तो आवृत्ति आपको बढ़ी हुई सुनाई देगी। तो हमें एन डैश आपको क्या रखना है, ज्यादा रखना है। इसको ज्यादा रखने के लिए हमें नीचे वाले पद को कम करना पड़े, और ये कम तभी होगा जब आप इसे घटा लें। ठीक है।
और ऊपर वाले पद को प्लस कर देंगे यानी कि बढ़ा देंगे, क्योंकि ऊपर वाला पद इसके समानुपाती है जबकि नीचे वाला पद इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इट इज सिंपल इज दैट, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपको ये बढ़ा देना है। अगर यहीं पे अगर मैं मानता कि ये अपोजिट साइड में जा रही है, मान लीजिए ये अपोजिट साइड में जा रही है, अब ऐसे नहीं जाके अब ये जा रही है ऐसे, इससे दूर जा रही है, तो दूर जा रही है यानी कि इसे आवृत्ति धीरे धीरे कम सुनाई देगी, यानी कि एन डैश का मान कम हो जाएगा। तो इसके कम करने के लिए, इसके कम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको कम करना है। इसको कम करने के लिए इसके समानुपाती ऊपर वाला पद है ऐसे कम कर दीजिए और नीचे वाला पद है ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ता है, और घटाने के लिए माइनस कर देंगे। तो ये इस केस में ऐसे फॉर्मूला ट्रैप करना है। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी कि स्रोत स्थिर है लेकिन श्रोता चल रहा है आपकी बात। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बैंड है और ये तो इसकी सोर्स की वेलोसिटी 0 है। ठीक है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है जबकि स्रोत है आपका ये चल रहा है। जैसे मान लीजिए ये है टाइगर श्रॉफ, ये टाइगर श्रॉफ है। ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या, वो वाला टाइगर श्रॉफ। अब मान लीजिए ये डांस करता हुआ ऐसे थिरकता हुआ ये इसकी ओर जाता है, तो उस केस में इसे आभासी आवृत्ति कैसे सुनाई देगी, तो वही मेरा वाला फॉर्मूला ऐसे लिख देना है आपको। ऑब्जर्वर ऊपर रखना है, सोर्स वाला वेलोसिटी नीचे रखनी है आपको। अब देखिए ये इसके पास में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 है लेकिन ये बज रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे सुनाई देगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको आभासी आवृत्ति बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले पद को घटाना है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ऊपर वाले पद को बढ़ाने के लिए प्लस कर देते हैं, नीचे वाले पद को माइनस कर, ये हो जाएगी जब ये पास में जा रहा है। अगर मान लीजिए ये थिरकता हुआ जा रहा है दूर, अब टाइगर श्रॉफ इधर जा रहा है, थिरकता हुआ और छोटी बच्ची हो क्या कहते हुए इधर जा रहा है, दूर जा रहा है स्रोत से, तो अब इसे आभासी आवृत्ति कैसे सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। तो ये पहले हम ऐसे लिखते हैं, ऑब्जर्वर ऊपर और सोर्स नीचे। तो इस केस में दूर जा रहा है तो एन डैश का मान अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वास्तविक आवृत्ति से। तो इस केस में से कम रखना है तो समानुपाती वाले पद को कम कर दो और व्युत्क्रमानुपाती वाले पद को बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए प्लस करते हैं, घटाने के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा ले लेते हैं हमारा स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान। ठीक है, तो उस केस में वापस से वही और एक दूसरे की ओर आ रहे हो। जैसे मान लीजिए ये आपका श्रोता है, ये भी इधर आ रहा है और ये ट्रेन सीटी बजाती हुई आ रही है, ये भी इधर आ रही है। तो इस केस में वही अपना पुराना वाला कंसेप्ट, ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे। हमें से बढ़ाना है क्योंकि पास में आ रहे हैं, तो नीचे वाले पद को घटा दीजिए, ऊपर वाले पद को बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस। ठीक है, ओके, दूसरा कर लेते हैं। जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, दोनों यानी कि स्रोत और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वर है, ये दूर जा रहा है और ये ट्रेन है, ये भी दूर जा रही है। ठीक है, और ट्रेन का माइक बज रहा है, सीटी बज रही है, उसके लिए ये भी दूर जा रही है। उस केस में आपको क्या करना है, अब क्या होगा, वही हमारा कंसेप्ट लगा दीजिए आप। तो एक पैटर्न, ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे। अब आपको देखना है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आभासी आवृत्ति कम सुनाई देगी, दूर चले गए तो इसे सीधी सी बात है अब कम सुनाई देगी, लेकिन आभासी आवृत्ति कम होगी। इसके लिए नीचे वाले पद को बढ़ा दीजिए और ऊपर वाले पद को घटा दीजिए।
अब ये हमने बढ़ाया क्यों है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती। ये हमने घटाया क्यों है, क्योंकि इसे हम कम करना है, और ये समानुपाती है, अगर ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा। इसे माइनस कर दीजिए और इसे प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका दोनों कंडीशन जब एक दूसरे की ओर गतिमान हो। ओके, अब हम अगली कंडीशन एक और आ जाते हैं, ये क्रॉस, जैसे मान लीजिए क्रॉसिंग वाली कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका श्रोता खड़ा है, यार ये बनता नहीं है ढंग से, ठीक है। पर एक मान लीजिए आपका माइक बजाती हुई, ध्वनि बजाती हुई, हॉर्न बजाती हुई एक ट्रेन आ रही है इसकी तरफ, एक क्रॉसिंग से पहले है वाली कंडीशन में, ठीक है। और ये निकल गया है, ये क्रॉसिंग के बाद है, और इसका वेग क्या है, ऑब्जर्वर का वेग 0 है, और ये क्रॉसिंग के बाद वाली कंडीशन है। दोनों के लिए निकालेंगे फॉर्मूला। तो क्रॉसिंग से पहले वही हम लिख देते हैं, ऑब्जर्वर ऊपर, ये वाला वेग क्या है, ध्वनि का वेग है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। पास में आ रहा है तो हमें क्या करना है, एन डैश का मान बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए ऊपर वाले पद को प्लस कर दीजिए, नीचे वाले पद को घटा दीजिए, ठीक है। अब हम इसे लिख दे, आवृत्ति से क्रॉसिंग से एन डैश पहले लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं एन डैश बाद में, ठीक है। अब वही फॉर्मूला सेम। अब यहाँ पे देखिए ये दूर जा रहा है, दूर जाने वाली कंडीशन में एन डैश का मान कम होना चाहिए। कम होने के लिए नीचे वाले पद को प्लस कर दीजिए, ऊपर वाले पद को घटा दीजिए, ये हो गई आपकी क्रॉसिंग। अगर आपका इन दोनों को हल करके अगर आपसे क्वेश्चन में अनुपात पूछ रहे हैं तो दोनों को हल कर लीजिए, एन डैश पहले और एन डैश बाद में, और दोनों को हल करने के बाद में आपके पास में फॉर्मूला आ जाता है v प्लस बी एस अपॉन वी माइनस बी एस, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर बाई चांस मान लीजिए ये क्या कर देता है, ये घटवाने के लिए पूछ लेता है आवृत्ति को पहले, तो दोनों को आप अलग अलग हल कर सकते हैं, लास्ट में घटा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं एन पहले माइनस एन बाद में, इन आवृत्तियों को घटाना है आपको। इसके लिए एक और टेक्निक है, ये है बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, ठीक है। एक ये आपकी कंडीशन हो जाती है। अब ये कंडीशन होगी क्रॉसिंग वाली। अब एक और स्थिति हम देख लेते हैं यहाँ पे, स्थिति 5 फिफ्थ पोजीशन और एक 6 कंडीशन में। तो अगर मान लीजिए एक ही सरल रेखा पर गति कर रहे हैं, स्रोत और श्रोता एक ही सरल रेखा पर गति कर रहे हैं, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, समान वेग से गति कर रहे हैं, समान वेग से, तो उस कंडीशन में आपके डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा बात करें, स्रोत और श्रोता तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चल रहे हो, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे हो, तो भी आपके डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। स्रोत और श्रोता दोनों चल रहे हो, यहाँ पर दोनों के बीच में कैसी हो, दूरी नहीं बदलती है, ठीक, इस तरह से गति हो रही है कि उनके बीच में दूरी नहीं बदल रही है, तो उस कंडीशन में भी आपके डॉपलर इफेक्ट वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट के द्वारा मैंने समझाने की ट्राई की आपका डॉपलर इफेक्ट। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम में कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।